नमस्कार आदाब, मैं शरी यासिर। स्वागत है आपका सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे होने पर बोले मोदी, कहा न्यायपालिका ने इमरजेंसी में भी संविधान की रक्षा की। क्या मोदी सरकार के खिलाफ किसान फिर खड़ा करेंगे बड़ा आंदोलन? शंभू बॉर्डर पर पहुंची विनेश फोगाट। बीजेपी में नहीं थम रहा टिकट का विवाद, नाराज सांबा जिला अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा। महाराष्ट्र में अजीत पवार का महाप्लान, एनसीपी के साथ हैं कई कांग्रेस विधायक। दिल्ली में बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, आप सरकार को बर्खास्त करने की मांग। पार्टी में टूट की खबरों के बीच अमित शाह से मिली चिराग पासवान। शेख हसीना को लेकर धर्म संकट में है मोदी सरकार, उनके बांग्लादेश में इंडियन प्रोजेक्ट्स पर हुआ प्रहार। अब समाचार विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस समारोह का आयोजन सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में टिकट और सिक्के का अनावरण भी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के 75 साल संवैधानिक मूल्यों और अधिक परिपक्व लोकतंत्र के रूप में उभरते भारत की यात्रा है। आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे लोकतंत्र में न्यायपालिका संविधान की संरक्षक मानी गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी न्यायपालिका ने इस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करने का प्रयास किया है। आजादी के बाद न्यायपालिका ने न्याय की भावना की रक्षा की। वहीं असम विधानसभा द्वारा जुमे की नमाज के लिए विधानसभा को स्थगित करने के नियम में संशोधन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जब समय आएगा आप इसे बदलते हुए देखेंगे। अच्छी चीज़ें आएंगी। इस देश में सभी धर्म और विविधताएं हैं, इसीलिए भारत एक संघीय ढांचा है और हमें सभी धर्मों की रक्षा करनी है। दिल्ली में जो नमाज टाइम था वो खत्म कर दिया गया, इसको आप कैसे देखते हैं? आप एंटी मुस्लिम चल रहा है वहाँ पे। जब वक्त आएगा आप देखेंगे ये बदल जाएगा। कोई चीज़ रहती नहीं है, अच्छी चीज़ें फिर से वापस आ जाएंगी। असम में जो नमाज टाइम, असम में भी उनको हम कहेंगे, हुकूमत आए हम उनसे कहेंगे कि ये चीज़ मत करिए। ये मुल्क जो है ये एकता में अनेकता है। यहाँ हर मज़हब है, हर ज़बान है, हर किस्म का तरीका है। आप तमिलनाडु लीजिए, कश्मीर लीजिए, बंगाल लीजिए, महाराष्ट्र लीजिए, कोई भी रियासत लीजिए, अलग अलग तरीके हैं। इसीलिए तो हिंदुस्तान फेडरल स्ट्रक्चर है और इसमें हर धर्म की हमने हिफाजत करनी है। यहाँ कश्मीर में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध जो हैं, हमें उनका भी ख्याल रखना है। उनकी तरफ हमारा रवैया अच्छा होगा तो इंशाअल्लाह सारे मुल्क में रवैया अच्छा होगा। शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के आज 200 दिन पूरे हो गए हैं। विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी वहां अभी भी लामबंद है। इस बीच पहलवान विनेश फोगाट आज सुबह वहां पहुंचे। पत्रकारों से वो बोले हैं कि उन्हें राजनीति की जानकारी तो नहीं है, पर हर जगह किसान हैं। उन्होंने पहले भी खेत में काम किया है। विनेश फोगाट के मुताबिक हर कोई मजबूरी में आंदोलन करता है। जब लंबा आंदोलन चलता है तो लोगों में उम्मीद आ जाती है। अपने लोग सड़क पर बैठेंगे तो देश तरक्की कैसे करेगा? उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि अपने हक के लिए सड़क पर आना चाहिए। सभी देश के नागरिक हैं और किसान ही है तो देश को चलाता है ना। इनके बिना तो कुछ भी नहीं है। हम खिलाड़ी भी नहीं है। अगर ये हमें खाना ना दे तो हम भी नहीं कम्पीट कर पाते हैं। तो बस लाचारी महसूस होती है कई बार कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। हम देश को रिप्रेजेंट करते इतने बड़े बड़े लेवल पे, लेकिन अपने परिवार को दुखी देख के हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो बस सरकार से यही निवेदन है कि सुनना चाहिए। जैसे आपने पिछली बार अपनी गलती मानी थी, आपने माना था कि कुछ गलत हुआ है, उसके बाद आपने जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए। और ऐसे मतलब हमारा
देश ऐसे उन्नति नहीं करेगा। अगर हमारे अपने लोग ऐसे सड़कों पे बैठे रहेंगे तो देश को भी नुकसान होता है इस चीज से। भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर चल रहे विवाद पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा है कि अकाली दल ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। हो सकता है उनके पास कुछ तथ्य हों, लेकिन जब तक हमारे पास कोई विवरण नहीं होगा हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर उनके पास कोई इनपुट है कि फिल्म की स्क्रीनिंग से स्थिति का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है तो उन्हें इसे हमारे साथ भी साझा करना चाहिए, अन्यथा फिल्म की डिवीज़न भी इसके लिए जिम्मेदार है। फिल्म को जिम्मेदारी से पारित करें और मुझे उम्मीद है कि वो ऐसी फिल्मों को पारित नहीं करेंगे जो समाज में दरार पैदा करती हैं। सीबीएफसी को नोटिस भेजकर फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, ऐसा है कि अकाली दल को ने मांग किया है तो उनके पास कुछ ऐसे तथ्य होंगे, लेकिन जब तक फिल्म के बारे में पता न हो कि फिल्म है क्या, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। वो उनका स्टैंड है। और अगर उनके पास इनपुट हो कि उस फिल्म के दिखाने से कुछ ऐसी बात हो सकती है कि जिससे माहौल ख़राब हो सकता है तो हमें भी शेयर करें, और वरना तो फिल्म डिवीज़न भी जिम्मेदार है। वो भी जिम्मेदारी के साथ ही फिल्म को देखेगा और पास करेगा। उम्मीद करता हूं कि ऐसी फिल्म को नहीं पास करेगा जो फिल्म समाज के अंदर विद्वेष फैलाए। और जब तक हमारी पार्टी को न समझ में आएगी कंटेंट क्या है उसका, तब तक हम भी कुछ नहीं कर सकते। फिल्म आपको पता है कि आपातकाल पर आधारित है? कोई बात नहीं, इमरजेंसी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब तक कि फिल्म के। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा है कि मोदी जी ने माफ़ी आसमान की ओर से झुकाकर मांगी है, जिससे उनके अहंकार का पता चलता है। ये उनकी चुनावी माफ़ी है। उन्होंने कहा है कि अगर सच में माफ़ी मांग रहे हैं तो भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजें और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बर्खास्त करें, तभी लगेगा कि आप सच में माफ़ी मांग रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने माफी आसमान की तरफ देखते हुए सर उठा करके मांगी है, अहंकारपूर्ण तरीके से मांगी है। माफी तो भगवान के कदमों में सर झुका के मांगी जाती है नरेंद्र मोदी जी। ये चुनावी माफी है आपकी। अगर आप सचमुच माफी मांगना चाहते हैं तो उन सारे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजिए, मुख्यमंत्री को बर्खास्त कीजिए, एकनाथ शिंदे को, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस को बर्खास्त कीजिए, तब बात माना जाएगा। वरना तो माना जाएगा कि आप चुनाव से डर गए हैं। मराठा मानुष आपका इंतजार कर रहा है, चूंकि आपने पूरे महाराष्ट्र को धोखा दिया है, अनैतिक गठबंधन बनाया है, और उस गठबंधन के जरिए जो आप अनैतिक और भ्रष्टाचारी सरकार चला रहे हैं, उसके लिए आप कब माफी मांगेंगे, महाराष्ट्र की जनता ये जानना चाहती है। इस समय तो हेमंत बिस्व शर्मा के पास सिवाय हिंदू मुसलमान करने के लिए और कोई काम ही नहीं रह गया है। गुजरात के गृह मंत्री ने शुक्रवार को देर शाम वडोदरा शहर के विभिन्न इलाकों का दौरा किया और क्षेत्र में बाढ़ के बीच नगर पालिका के विभिन्न टीमों द्वारा किए गए सफाई और अन्य कामों का निरीक्षण किया। गुजरात के गृह मंत्री ने वडोदरा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने सफाई कर्मियों से बातचीत की और वडोदरा नगर निगम के कर्मचारियों के साथ भी बैठक की थी। आज पूरी रात वडोदरा शहर की गली गली एवं वडोदरा शहर के सभी मुख्य रास्तों पे निरीक्षण किया एवं वडोदरा शहर के बहुत ही बड़ी संख्या में नगरजनों को मिलना हुआ। कल भी मैं कई रास्तों पे गया था, कई क्षेत्रों में मेरा कल भी लोगों से मिलना हुआ था। आज वही क्षेत्र में वापस जाना हुआ एवं वडोदरा शहर के सभी जोन्स में जो प्रभावित क्षेत्र थे वो सभी क्षेत्र में वडोदरा शहर के सभी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एवं चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ जाना हुआ। खास तौर पे सफाई, स्वास्थ्य एवं बिजली, पानी, इसकी व्यवस्थाओं का कैसे रिस्टोरेशन हुआ है उसका निरीक्षण किया गया। सभी जोन्स में चुने हुए प्रतिनिधि से भी मिला। हर जोन्स में चुने हुए प्रतिनिधि से छोटी मुश्किल क्या है, उनसे कैसे सॉल्यूशन किया जा सकता है, वो सभी विषयों पे बहुत ही विस्तृत चर्चा हुई। खास तौर पे ये पूरे शहर में जब मेरा घूमना हुआ तो वडोदरा शहर के सभी नागरिकों का मैं एक आभार मानना चाहता हूँ। ये मुश्किल घड़ी में जो लोग मुश्किल में नहीं थे, जो लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में नहीं थे, वो लोगों ने जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोग थे उनको मदद करने के लिए
खास तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन एवं चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ कंधे से कंधा मिला के उनको मदद की। उसी के साथ जिस प्रकार से वडोदरा महानगर पालिका की पूरी टीम, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की पूरी टीम जिस प्रकार से पिछले कई दिनों से रात दिन काम कर रही है, मेरे सभी सफाई कर्मचारी भाइयों एवं बहनों से मिलना हुआ। मैंने उनका पूरे शहर एवं राज्य की ओर से 2 हाथ जोड़ के वंदन करके उनका आभार माना है। जिस प्रकार से उनके अंदर उत्साह है कि रात दिन एक करके वडोदरा को सबसे साफ शहर बनाएंगे, ये सभी सफाई कर्मचारी भाई बहनों को इसके लिए आभार मानना पड़ेगा। वो मात्र सफाई का काम नहीं कर रहे, वडोदरा की जनता का, उनके स्वास्थ्य की भी चिंता करके ये रात दिन एक करके ये सब लोग काम कर रहे हैं। और मैं खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी एवं चुने हुए प्रतिनिधियों का आभार मान रहा हूँ, वडोदरा के नगरजनों का आभार मान रहा हूँ। ये सब मेंढर निर्वाचन क्षेत्र से पीडीपी उम्मीदवार मारूफ खान ने आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पीडीपी का मंसूबा जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा है कि पीडीपी अपने घोषणा पत्र के हिसाब से ही आगे बढ़ेगी। हम यहाँ की जनता को अमन, चैन और इज्जत की ज़िंदगी देना चाहते हैं। यहाँ की जनता बेरोजगारी, महंगाई और रिश्वत से परेशान है और जो विकास के काम पीडीपी की सरकार ने शुरू कराए थे वो रुक गए हैं, उन्हें दोबारा शुरू कराया जाएगा। पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बहुत सारे मंसूबे हैं, एजेंडे में बहुत सारी चीज़ें, उसमें हमारा मैनिफेस्टो जो है वो निकल चुका है। उसकी कॉपी जो है वो यहाँ की मीडिया तक पहुंचा दी जाएगी। वो एक लंबा चौड़ा है, लेकिन मेन जो है उसमें वो है कि इज्जत और वकार की जिंदगी, वो और यहाँ की खोया हुआ हमारा जो वकार है, हमारी खोई हुई जो इज्जत है, उसको बहाल करना, ये पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की जदोजहद है और यही जदोजहद रहेगी। उसके अलावा यहाँ के मायूसी और बेबसी में डूबे हुए बेरोजगार, उनके लिए रोजगार के मौके निकालना, महंगाई को कंट्रोल करना और रिश्वत, सतानी और कुंभा परवरी, उसके खिलाफ आम इंसान को इंसाफ दिलाने के लिए जदोजहद करना। और जो डेवलपमेंट मुफ्ती साहब ने शुरू की थी और मोहतरमा महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट टॉपल होने के बाद रुक गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेता की नाराजगी सामने आ रही है। बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर कई नेता खफा हैं। इसी नाराजगी के चलते सांबा जिले के अध्यक्ष कश्मीरी सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दरअसल बीजेपी ने सांबा से गुरजीत सिंह सलाथिया को उम्मीदवार बनाया है, जो हाल ही में पार्टी में शामिल हुए हैं। सुरजीत सिंह मूलतः नेशनल कॉन्फ्रेंस से थे। कश्मीरा सिंह, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सांबा, अपने पद से त्यागपत्र दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से। ऐसी क्या वजह रही? क्यों? वजह इसकी, पिछले 40-42 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी के, आप सब लोगों को पता है, जुड़ा हुआ हूं और लगातार भारतीय जनता पार्टी का काम 40 साल से हर पार्टी के हर ओहदे पर मैं रहा हूं। बूथ अध्यक्ष से मैंने काम शुरू किया था, मंडल अध्यक्ष, जो भी ओहदे पार्टी के, जनरल सेक्रेटरी पार्टी का, डिस्ट्रिक्ट का, युवा मोर्चा का, जिला अध्यक्ष, पंचायती राज सेल का मैं कन्वीनर रहा प्रदेश का, नेशनल काउंसिल मेंबर रहा 5 साल, 12 में भी मैं जिला अध्यक्ष था और अब दूसरी बार फिर जिला अध्यक्ष बना। और संघर्ष करके 42 साल में जितना संघर्ष करके साथियों आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पर पहुंची है, वहां मैंने बहुत संघर्ष किया है पार्टी के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पर पहुंची है, वहां मैंने बहुत संघर्ष किया है पार्टी के लिए। 42 साल जब पार्टी का कोई पूछता नहीं था भारतीय जनता पार्टी को, जब कहीं हिंदुस्तान में कोई किसी किस्म का कोई सरकार बनाने का कोई एमपी नहीं था, कोई एमएलए नहीं था, तब से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूं और लगातार मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ा और लगातार उस विचारधारा को आगे बढ़ाने में करते रहे। और हम 2-4 लोगों ने इकट्ठे मिलके सांबा में भारतीय जनता पार्टी शुरू की थी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अब जिले में जो जितने भी कार्यकर्ता इस समय काम कर रहे हैं, अगर कोई कार्यकर्ता मेरे से सीनियर हो। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने शुक्रवार को बीजेपी में शामिल होने के बाद राज्य में बांग्लादेश से घुसपैठ रोकने की कसम खाई।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह में अपना विश्वास व्यक्त करते हुए झारखंड के विकास की दिशा में काम करने का भी वादा किया है। चंपई ने कहा है कि हम बांग्लादेशी घुसपैठ रोकेंगे। क्या प्राथमिकता रहेगी? हम तो बोल दिया झारखंड को भी विकास और बांग्लादेश घुसपैठिया को निश्चित रूप से रुकेगा। पार्टी में रूल क्या रहेगा आपका? वो पार्टी तय करेगा हमको किस तरह का काम देते हैं, उस तरह से हम ईमानदारी के पूर्वक काम करेंगे। और क्या आपके आने से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में कोई फायदा होगा? चलो बाद में बताएंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन अब तक महायुति में सीट बंटवारा फाइनल नहीं हो पाया है। इसी बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि सीट बंटवारे को लेकर पहले दौर की चर्चा हुई, हम दूसरी बार फिर एक साथ बैठेंगे और तय करेंगे कि 288 सीटों में से किसे कौन सी सीट मिलेगी। हम उस पर चर्चा के बाद ही निर्णय लेंगे। सीटों के बंटवारे के लिए वैकल्पिक योग्यता मानदंड होगी। विधानसभा चुनाव के लिए 60 सीटों पर पार्टी के युवा नेताओं और कार्यकर्ताओं को तैयारी करने के लिए कहा गया है। अजीत पवार ने कहा कि कांग्रेस के 4 विधायक अपने साथ हैं। उन्होंने नाम लिया कि जिशान सिद्दीकी, हीराराम खोसकर, सुलभा खोड़के अपने साथ हैं। 54 अपनी मौजूदा सीट है। 4 कांग्रेस के लोग अपने साथ हैं। कुल 60 सीटों पर तैयारी कीजिए। बता दें कि 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में नवंबर में चुनाव होने की संभावना है। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के अलावा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी शामिल है। इससे पहले लोकसभा चुनाव के समय में भी महायुति गठबंधन में 2 सीटों के बंटवारे को लेकर खींचातान नजर आई थी। वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में भी सीटों के बंटवारे को लेकर कशमकश तेज हो गई है। एमवीए के नेताओं के बीच मुंबई की सीटों पर योग्यता के आधार पर चुनाव लड़ने की सहमति बन रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस मुंबई की 13 से 15 सीटों की मांग कर रही है। वहीं शिवसेना यूबीटी मुंबई की 20 से 22 सीटों पर दावा कर रही है। इसके अलावा एनसीपी शरद पवार गुट 5 से 7 सीटों पर जोर दे रहा है। हालांकि अभी सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में विधायकों ने शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति से दिल्ली में चल रहे संवैधानिक संकट में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार की कार्यप्रणाली पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए उन्हें एक ज्ञापन भी दिया है। राष्ट्रपति जी के साथ हमारी लगभग 20 मिनट मीटिंग चली और दिल्ली में इस समय जिस तरह का पॉलिसी पैरालिसिस है, 5 महीने से दिल्ली विधानसभा का सत्र नहीं हुआ, अनार्की है, करप्शन है और चीफ मिनिस्टर जेल में है और जिसके कारण एक अजीबोगरीब स्थिति दिल्ली में है, जहां एक तरफ पॉलिसी पैरालिसिस है, वहीं दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो रहे हैं। फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया 1 अप्रैल 2021 से, जिसको लागू होना था और उसका टर्म जो है वो 2026 में खत्म हो जाएगा। तो यानी अभी कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं हुआ तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कब होगा। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित पूरे देश में पिछले कुछ समय से जातिगत जनगणना को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस मसले पर केंद्र में सत्तारूढ़ दल ऐसा करने से बच रहे हैं तो वहीं विरोधी दलों के नेता हर हाल में जातिगत जनगणना कराने पर उतारू हैं। इस बीच दिल्ली चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने एक बैठक कर एक और सनसनीखेज मसले को इससे जोड़ दिया है। अगर इस पर भी सहमति हुई तो इस बात का भी खुलासा होगा कि देश के राजकोष में किस जाति के लोगों का कितना योगदान है। पिछले कुछ महीनों से पूरे देश में जातिगत जनगणना को लेके जबरदस्त बहस चल रही है और तमाम बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां जातिगत जनगणना की वकालत कर रही हैं। इसी को लेके पिछले कुछ दिनों से दिल्ली और देश में व्यापारियों के शीर्ष संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री सीटीआई ने हजारों जो व्यापारी हैं, मार्केट एसोसिएशन है, इंडस्ट्री एसोसिएशन है, उनसे इसको लेके चर्चा की और सभी को कहना था कि जातिगत जनगणना के साथ साथ टैक्स पेयर्स की भी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इसी को लेके आज सीटीआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखा है। रिजर्वेशन के मुद्दे पर बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार ने पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और आदिवासियों का जो 65% आरक्षण बढ़ाया था उसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपना पक्ष अच्छे से नहीं रख रही है। हम आरजेडी सुप्रीम कोर्ट गए हैं,
सुप्रीम कोर्ट में आरजेडी अपने पक्ष को पिछड़ा, अति पिछड़े, आदिवासी समाज के लिए मजबूती से रखने का काम करेगी। हम लोगों ने 1 सितंबर को धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। खुद इसके तहत पार्टी कार्यालय में मौजूद रहेंगे। 1 सितंबर को हम लोगों ने पहले भी कहा था, जब हमने प्रेस वार्ता किया था कुछ दिनों पहले, कि शेड्यूल 9 में जो हम लोगों के सरकार ने 65% जो आरक्षण बढ़ाया पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासियों का, उसको शेड्यूल 9 में डालने। और हम आपको बता दें कि मामला जो है कोर्ट में चला गया और हम लोग जानते थे कि ये भाजपा नहीं चाहती है और किसी भी कीमत पे शेड्यूल 9 को जो है और आरक्षण को वो समाप्त करना चाहते हैं आरक्षण, उसलिए शेड्यूल 9 में इन लोगों ने नहीं डाला। हम तो आगरा भी गए थे मुख्यमंत्री जी से, अब तो इतने पावरफुल हो गए हैं भाई, तब क्यों नहीं शेड्यूल 9 में डलवा रहे? जब हम लोगों ने जातीय जनगणना कराई, राज्य सरकार ने इतना पैसा खर्च किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने असम विधानसभा द्वारा नमाज के लिए विधानसभा स्थगित करने के नियम में संशोधन किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मैं हेमंत बिस्वा शर्मा और असम विधानसभा के सभी नेताओं का धन्यवाद देता हूं। उन्होंने विधानसभा को स्थगित नहीं होने दिया और विवाद के बाद भी काम जारी रखा। साथ ही गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। ये सब वोट बैंक के ठेकेदार हैं। धर्म के आधार पर कानून नहीं चलता है। मैं असम विधानसभा के अध्यक्ष को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक देश एक कानून के तहत विधानसभा को स्थगित न करते हुए अबाध रूप से सब दिन चले सोमवार से शुक्रवार तक उन्होंने जो किया, मैं वहाँ के अध्यक्ष को भी धन्यवाद दूंगा, वहाँ के सरकार, वहाँ के मुखिया हेमंत बिस्वा शर्मा को भी धन्यवाद दूंगा। तस्वीर ने कहा कि भाजपा जो है वो टारगेट कर रखी है मुस्लिमों को इस तरह का। देखिए, इसमें हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। तेजस्वी यादव हो या अखिलेश यादव हो, ये मामला विशुद्ध रूप से एक देश एक कानून है। ये लोग मुस्लिम के ठेकेदार हैं, वोट बैंक के ठेकेदार हैं तेजस्वी यादव। इनका राज आएगा तो ये भले पूरे बिहार में, पूरे उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को छुट्टी घोषित कर देंगे। मैं जानता हूँ अगर ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश की सरकार आगे बनेगी तो भारत को ये पाकिस्तान बना देंगे और बांग्लादेश बना देंगे। यही काम ये करना चाहते हैं। कहाँ छुट्टी मांगा किसी हिंदू ने की? हिंदू ने भी कहा तो अगर शुक्रवार को आप देते हैं तो हमारा मंगल का हनुमान जी का होता है, सोमवार को महादेव का होता है, तो हमें हर दिन अलग अलग छुट्टियां दें। ये नहीं चलेगा। धर्म के आधार पर कानून नहीं चलता है। समाज और देश चलता है व्यवहार और एक राष्ट्र एक कानून। बिहार की सियासत में इन दिनों केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की काफ़ी चर्चा हो रही। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को लेकर विपक्ष बड़ा दावा कर रहा है। आरजेडी के नेता के मुताबिक बीजेपी एलजेपी-आर को तोड़ने में लगी है। जल्द ही चिराग पासवान के सांसद बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। हालांकि इसको चिराग पासवान ने भ्रम बताया और कहा है कि मुझे समाप्त करने के लिए काफ़ी पहले से साजिश की जा रही है, लेकिन कांड की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। वहीं इस बीच चिराग पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर विरोधियों को एनडीए की मजबूती का साफ संदेश दे दिया है। इस मुलाकात को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर फोटो भी शेयर किया है। वहीं इन दिनों चिराग पासवान की राय कई मुद्दों पर बीजेपी से अलग दिखी। उन्होंने वक्फ बोर्ड, कोटा मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और लेटर एंट्री के मुद्दे पर बीजेपी से अलग राय रखी। इसके साथ ही झारखंड चुनाव लड़ने का ऐलान कर सुर्खियों में आ गए हैं। इससे कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। इसी बीच कयासों को आरजेडी ने हवा दे दी है। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने दावा किया है कि चिराग पासवान की पार्टी के 3 सांसद बीजेपी में समाहित हो जाएंगे। इस दावा के बाद बिहार का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और खूब आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। वहीं असम द्वारा
जुमे की नमाज के लिए विधानसभा को स्थगित करने के नियम में संशोधन पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा है कि असम सरकार का फैसला संविधान के मानकों के खिलाफ है। सभी धर्मों को अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को जीवित रखने का अधिकार है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि इससे कार्य क्षमता बढ़ती है। फिर मैं उनसे कामाख्या मंदिर में बाली प्रथा को रोकने के लिए कहना चाहूँगा, किसी को भी धार्मिक प्रथाओं पर हमला करने का अधिकार नहीं है। कानून कहिए लाया है, उस पर आपका क्या कहना है? असम के माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सरकार का निर्णय है वो निश्चित रूप से देश के संविधान की मूल प्रस्तावना के खिलाफ है। हर एक धार्मिक जो मान्यताएं हैं उनको अपनी राय, अपनी परंपरा को जीवंत रखने का अधिकार है। तो माननीय हेमंत शर्मा जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि आपने शुक्रवार के दिन, रमज़ान के दिन होने वाली छुट्टी पर तो आप रोक लगा रहे हैं और कहते हैं कि इससे कार्य क्षमता बढ़ेगा। तो हिंदू धर्म की प्रथा का एक बड़ा हिस्सा है जहाँ से आप संभवतः विधायक हैं। माँ कामाख्या का मंदिर है, प्रत्येक दिन बलि होता है तो पट खुलता है। तो जरा बलि प्रथा पर रोक लगा दीजिए तो कितना बड़ा प्रतिकार का आपको सामना करना पड़ेगा। भाई, धार्मिक मान्यताओं पर हमला करने का किसी को अधिकार नहीं है। उसको अपने जीने का, खाने का, रहने का सबको अपना अधिकार है। और इससे बेहतर यह होगा कि जिस मान्यता की आप वकालत करते हैं वहाँ लोग गरीबी रेखा से ऊपर चले जाएं, उन लोगों की जीवन दशा बदल जाए, बाढ़ का सामना असम को नहीं करना पड़े, तो इस पर अपना ध्यान केंद्रित करते तो ज़्यादा बेहतर होता। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद भारत आई शेख हसीना ने नरेंद्र मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल बांग्लादेश की मौजूदा सरकार लगातार उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रही है, जबकि सरकार इसके आगे झुकने को तैयार नहीं है। 5 अगस्त को हिंसक विद्रोह के बीच शेख हसीना बांग्लादेश से भागकर दिल्ली के पास हिंडन एयरबेस पर उतरी थी। दिल्ली में वो एक अज्ञात और सुरक्षित स्थान पर रह रही हैं। शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने और यहां आने के बाद पहली बार भारत ने शुक्रवार को कहा कि देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण वहां की विकास परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। वहीं इस खींचतान का असर अब बांग्लादेश में भारत की ओर से कराए जा रहे विकास कार्यों पर दिखने लगा है। शुक्रवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें ये भी मानना होगा कि राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं, वे विघटनकारी हो सकते हैं। दूसरी ओर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में उथल-पुथल के कारण द्विपक्षीय परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। जायसवाल ने कहा कि मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश के साथ हमारी विकास सहयोग गतिविधियां बांग्लादेश के लोगों के कल्याण के उद्देश्य से हैं। हालांकि अभी कुछ परियोजनाओं पर काम रुका हुआ है और वहां कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण ही ये काम प्रभावित हुआ है। स्थिति सामान्य होने के बाद हम बात करेंगे। हम अपने विकास पहलों के बारे में अंतरिम सरकार के साथ परामर्श करेंगे और फिर देखेंगे कि उन्हें कैसे आगे बढ़ाया जाए। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।